बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मोहम्मद अनवर, रजिस्टर्ड नर्स ऑफिसर एंड डायरेक्टर ऑफ अनवर नर्सिंग कोचिंग एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, और जो टॉपिक है वो क्या है? रेफरेंसेस लिस्ट एंड in-text citation। एपीए स्टाइल में, सही है, एपीए स्टाइल, सही है। देख, ये दो लफ्ज है। पहले तो यह है कि एपीए स्टाइल है क्या, या एपीए फॉर्मेट भी उसको बोलते हैं, एपीए फॉर्मेट, ठीक है, या एपीए स्टाइल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एपीए स्टाइल का क्या मतलब है। फिर यहाँ पे दो अलग अलग वर्ड हैं, एक है रेफरेंसेस या रेफरेंस लिस्ट, और एक है in-text citation। ठीक है, तो ये दोनों का मतलब क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आप लोगों के लिए, ये एपीए स्टाइल है। क्योंकि आप लोग जब रिसर्च करोगे या आप लोगों से जो असाइनमेंट मांगा जाता है कि आप लोग असाइनमेंट लिखें, तो वो असाइनमेंट आप कौन से स्टाइल में लिखते हैं? एपीए स्टाइल में, सही है। तो बीएस लेवल तक जितनी भी आप लोगों की स्टडी है वो एपीए स्टाइल में है। मतलब 8 सेमेस्टर में जब आप लोग मैनी प्रोजेक्ट करोगे, जिसको हम रिसर्च कहते हैं ना, तो वो आप एपीए स्टाइल में करेंगे। इसके बाद एमएस में जो केएमयू की रिक्वायरमेंट है, केएमयू खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की, वो फिर वेनकोर है, वेनकोर स्टाइल, सही है। तो बीएस में आपने एपीए स्टाइल को अडॉप्ट करना है, और एमएस में फिर हम वेनकोर स्टाइल में मतलब हमारी जितनी भी स्टडीज है वो करते हैं। अब एपीए है क्या, ये स्टाइल फॉर्मेट क्या है, ठीक है, और इसके अलावा और कौन से ऐसे फॉर्मेट है जो यूज की जाते हैं, सही है। लाइक इसके अलावा MLA भी है, MLA, ठीक है, शिकागो, वेनकोर, ठीक है, मुख्तलिफ है। और इस तरह APA, ये मुख्तलिफ स्टाइल है। जब भी आप प्रेजेंटेशन लिखते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, ये स्टाइल किस चीज के लिए है? ये क्रेडिटिंग के लिए है। इसमें जो रेफरेंसेस और in-text साइटेशन की बात होती है ना, एक तो एपीए स्टाइल है जिसमें कंप्लीट है क्या, मतलब आपके पास जो वर्ड है उसकी फॉन्ट साइज क्या होनी चाहिए, फॉन्ट स्टाइल क्या होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मतलब आप जब सेंटेंस लिखते हैं या पैराग्राफ लिखते हैं तो इसके बीच मतलब स्पेस कितनी चाहिए, तो ये सारी एपीए फॉर्मेट में है। लेकिन ये हम यूज करते हैं मोस्टली फॉर द रेफरेंसेस और in-text साइटेशन के लिए। अब ये कब, सबसे पहले कब यूज हुआ था, किसने यूज किया था? तो ये तकरीबन 19 एपीए की अगर हम हिस्ट्री की बात करें, एपीए पहले एपीए है क्या, ए का मतलब क्या है? अमेरिकन। पी का मतलब क्या है? साइकोलॉजिकल। और ए का मतलब क्या है? एसोसिएशन, सही है। इस तरह MLA का क्या मतलब है? MLA क्या मतलब है? M का मतलब है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, ठीक है। ये जो APA है उसको हम नर्सिंग में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हम MLA को यूज क्यों नहीं करते? शिकागो क्या है? शिकागो कहां पे हम यूज करते हैं? हिस्ट्री, ठीक है, जहां पे आप लोग हिस्ट्री को डिफाइन करते हैं ना, तो यहां पे शिकागो को यूज करते हैं। MLA कहां पे यूज करते हैं? इंग्लिश स्टडीज में, और जितनी भी फॉरेन वो है मतलब लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें हम यूज करते हैं। और एपीए कहां पे यूज होते हैं? सोशल साइंस में, ठीक है, जितनी भी सोशल साइंसेस है वहां पे यूज होते हैं। लाइक नर्सिंग में हम यूज करते हैं, साइकोलॉजी में हम यूज करते हैं, सोशियोलॉजी में हम यूज करते हैं। तो सोशल साइंसेज में हम कौन से स्टाइल को यूज करते हैं? एपीए को। तो नर्सिंग चूंकि एक सोशल साइंस है, तो इसलिए हम नर्सिंग में भी कौन से स्टाइल को यूज करेंगे? एपीए। लेकिन एमसीक्यूज में आ सकते हैं, एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि MLA स्टैंड फॉर व्हाट। आपको पता हो कि मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंसेस या स्टाइल या फॉर्मेट इज यूज फॉर द फॉरेन लैंग्वेजेस या फॉर द इंग्लिश स्टडीज।
तो आपको पता हो कि MLA है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से स्टाइल है जो यूज किया जाता है फॉर द हिस्टोरिकल जितने भी इवेंट होते हैं, तो वो कौन सा है, शिकागो है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो स्टाइल है इट्स यूज फॉर द सोशल साइंसेज या साइकोलॉजी के लिए या सोशियोलॉजी के लिए या नर्सिंग के लिए, तो आपको पता हो कि APA है। ठीक है, अब APA क्यों यूज करते हैं नर्सिंग में, तो फर्स्ट आंसर क्या है, क्योंकि ये सोशल साइंसेस के लिए यूज होते हैं, सो नर्सिंग इसमें आते हैं, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग APA इन नर्सिंग। सही है, यहां तक क्लियर है। अब देख हम क्यों यूज करते हैं, इसके अलावा इंपॉर्टेंस, हम रेफरेंस स्टाइल जो APA है क्यों यूज करते हैं जी। एक तो ये है ना, एक तो ये है कि आप एक्नॉलेज करते हैं किसी भी ऑथर को फॉर देयर आइडिया। इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस, सही है, यहां तक क्लियर है कि APA क्या है। APA जो है दिस इज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है। ठीक है, इसकी हिस्ट्री की हम बात कर रहे थे ना, तो फर्स्ट टाइम 1929 में APA जो है, APA 1929, ये जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एक जर्नल है, उसने अपने जो आर्टिकल है, जब भी आप पब्लिकेशन करते हैं ना, जब भी आप पब्लिकेशन करते हैं, तो जिस जर्नल को आप बेचते हैं तो उसका अपना एक फॉर्मेट होता है, हर जर्नल का अपना एक फॉर्मेट होता है। आप उस फॉर्मेट के मुताबिक अपनी जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको आप तैयार करते हैं। सही है, आपकी जो थीसिस है या जो स्टडीज है उससे आप एक आर्टिकल बनाते हैं ना, एक मैन्युस्क्रिप्ट बनाते हैं। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट हर जर्नल के अपने कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं कि आपने इस स्टाइल में आपने उसको प्रेजेंट करना है, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, टोटल वर्ड कितनी होनी चाहिए, कौन से स्टाइल में आपने लिखने हैं, कौन से फॉन्ट साइज आपने यूज करने हैं, ठीक है, पेज को आपने कौन से सेलेक्ट करना है, ये सारी चीजें उसमें ऑलरेडी मेंशन, ये गाइडलाइन होते हैं। क्या होते हैं, हर जर्नल के अपने गाइडलाइंस होते हैं फॉर द पब्लिकेशंस, जो मैनुअल आप तैयार करते हैं ना मैन्युस्क्रिप्ट के लिए गाइडलाइंस होते हैं। तो इसी तरह APA जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की जो जर्नल है, उसने 1929 में अपने मैनुअल्स के लिए कुछ गाइडलाइन दी थी। ठीक है, वो गाइडलाइन बाद में जो है हर जगह यूज होना शुरू हो गई, खसूसन सोशल साइंसेज में। तो फर्स्ट टाइम ये किया था, इट वाज गाइडलाइन फॉर द APA जर्नल, उसकी जो अपनी जर्नल है उसके लिए उसने गाइडलाइन दी थी कि अगर आप हमारी जर्नल में कोई भी स्टडीज पब्लिश करना चाहते हैं तो हमारी ये गाइडलाइन है कि आपके ऑथर को किस तरह आपने उसको क्रेडिट देना है, कौन से फॉन्ट साइज को आपने यूज करना है, कौन से स्टाइल को आपने यूज करना है, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, सारी गाइडलाइन उसने दी थी। फिर ये गाइडलाइन जो है ये बाकी जितने भी जर्नल है उसने भी अडॉप्ट की, रेटिंग फॉर्मेट में भी आ गई, तो इसीलिए उसका नाम फिर रखा गया APA स्टाइल ऑफ रेफरेंसेस या साइटेशन। सही है, क्लियर। तो ये 1929 की बात है। अब इसकी बहुत ज्यादा एडिशन आ चुके हैं, APA स्टाइल जो बुक्स है जिसमें सारी चीजें हैं। अभी रिसेंटली जो मैंने पढ़े हैं वो है 7 एडिशन। क्या है, 7 एडिशन। लेकिन आपकी जो कोर्स है उसमें ज्यादातर 5th और 6th एडिशन की बात होगी। 7 एडिशन ये अभी जो 2020 में ये पब्लिश हुआ है, इसकी 6th एडिशन, तो हम उसके मुताबिक बात करेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा एडवांस है। सही है, APA को समझना ये बहुत लाजमी है आप लोगों के लिए। मैंने कहा कि आप कोई भी असाइनमेंट, कोई भी रिसर्च स्टडीज आप APA के बगैर नहीं कर सकते। सही है, अब देख एक हम बात करेंगे मैनुअल, मैं आपको मैनुअली समझाऊंगा कि आपने एंटिक साइटेशन किस तरह करने हैं और आपने रेफरेंसेस लिस्ट किस तरह बनाने हैं। एक है थ्रू सॉफ्टवेयर, तो हम उसको भी समझेंगे। सॉफ्टवेयर में यह है कि आप स्टडीज डाउनलोड करते हैं, उसमें आप लाइब्रेरी बना देते हैं, उसमें आप सेव करते हैं, उससे आप जितनी भी चीजें लेते हैं ले लेते हैं। एट द एंड 1 क्लिक से ये सारे एंटिक साइटेशन और रेफरेंसेस लिस्ट खुद ब खुद बन के आ जाते हैं। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू है, लेकिन हम कोशिश करेंगे मैनुअली। तो मैनुअली हम सीखेंगे, फिर आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने करने हैं। सही है, तो APA को हम क्यों स्टडीज करते हैं और क्यों हम इसकी रेफरेंसेस और एंटिक साइटेशन करते हैं, क्यों करते हैं साइटेशन, हम क्यों करते हैं, व्हाई वी आर डूइंग साइटेशन। क्योंकि साइटेशन के लिए रेफरेंसेस लिस्ट और ये चीज APA चाहिए ना, तो साइटेशन हम क्यों करते हैं। साइटेशन का मतलब क्या है, साइटेशन जी,
ये जो साइटेशन है ना, साइटेशन, इसका मतलब क्या है साइटेशन का? सिंपल वर्ड में अगर आप मुझे बताएं, हम कहते हैं ना कि हम एंटिक साइटेशन करते हैं और रेफरेंसेस लिस्ट हम बनाते हैं ना, तो साइटेशन हम क्यों करते हैं? नहीं, वो तो आप उसमें जाएंगे ना, ये सी है ना, सी को आप क्रेडिट में लेकर जाएं, क्रेडिटिंग। अब क्रेडिट है क्या? हम कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैंने एक काम किया हुआ है, ठीक है, और या सर कह रहे कि ये काम मैंने किया है, तो हम क्या कहते हैं कि दूसरों को काम का क्रेडिट न ले। काम उसने नहीं किया ना, लेकिन वो क्रेडिट ले रहा है, क्रेडिट, ठीक है। तो साइटेशन में हम क्या करते हैं? हम क्रेडिटिंग करते हैं, हम क्रेडिट देते हैं। किसको हम क्रेडिट देते हैं? उस इंडिविजुअल को हम क्रेडिट देते हैं जिसने इंडिविजुअल काम किया है, जिसने ओरिजिनल काम किया है, जिसका आइडिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, या हम कोई स्टडी कर रहे हैं, आप लोगों से कोई ग्रुप डिस्कशन करवा रहे हैं, और उसमें एक स्टूडेंट कहे कि सर अगर हम इस तरीके से करें तो इसका ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा, और हम उसकी बात माने और हम करें, और एट द एंड वाकई उसकी रिजल्ट अच्छी आ जाए, तो फिर मैं कहूँगा कि ये तो मैंने ऐसे ग्रुप बनाई थी। सो इट्स रॉन्ग। मुझे उस स्टूडेंट्स को क्रेडिट देना चाहिए जिसने मुझे ये आइडिया दिया था, ठीक है। तो साइटेशन में हम क्या करते हैं? वी आर गिविंग क्रेडिट किसको? ऑथर को। तो हम इसमें फर्स्ट उसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, एक्नॉलेज करते हैं, वी एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब क्या है? द ऑथर, किस चीज के लिए हम उसको एक्नॉलेज करते हैं? फॉर दियर आइडिया, आइडिया, ठीक है। जो आइडियाज होते हैं ना, इसके लिए हम ऑथर को, एक ऑथर कौन है? जिसने कोई काम किया है, जिसने कुछ लिखा है। अगर मैंने एक बुक लिखा है सो आई एम द ऑथर। अगर मैंने कोई आइडिया दिया है सो आई एम द ऑथर। तो इसमें हम एक्नॉलेज करते हैं, किसको एक्नॉलेज करते हैं? ऑथर को। किस चीज के लिए? फॉर दियर आइडिया। उसने जो आइडिया दिया है, जो ओरिजिनल वर्क है, हम उसको क्रेडिट देते हैं। हम ये नहीं कहते कि काम मैंने किया है, ये जो मैं कह रहा हूं ना, ये मैंने नहीं, ये किसी और ने ये बात की है। इसके दो एडवांटेज है। क्या है क्रेडिटिंग के? एक तो ये है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी करते हो। क्या करते हो? प्रोटेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक मेडिसिन के बारे में मैंने कहा कि ये मेडिसिन आप प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया, ठीक है। ये मैं अपने आप से तो नहीं कह रहा ना, मैं किसी लिटरेचर का हवाला दूंगा, किसी बुक्स का हवाला दूंगा, मैं कहूंगा कि इस बुक्स के मुताबिक आप ये मेडिसिन आप प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। अब खुदा न ख्वास्ता अगर उसने कोई मतलब साइड इफेक्ट जो भी उसका आया, तो मैं तो प्रोटेक्ट हूं। मैं कहूंगा कि मैंने कब कहा था कि हम दे सकते हैं? मैंने तो कहा था कि इस बुक्स, इस बंदे के अकॉर्डिंग हम उसको दे सकते हैं। तो अगर गलत है तो उसने गलत बोला है, मैंने तो नहीं बोला है ना। तो मैं अपने आप को लीगली प्रोटेक्ट करता हूं। दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि हम एक प्रोफेशनल कम्युनिटी बनाते हैं, हम एक प्रोफेशनल कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं। किस तरह प्रोफेशनल कम्युनिटी? अगर मैंने एक आर्टिकल लिखा है, आप एक स्टडीज कर रहे हो, आप मेरी आर्टिकल से हवाला दे रहे हो, ठीक है, फिर कोई और आपका हवाला देंगे, फिर कोई उसका हवाला देंगे, तो एक कम्युनिटी बन जाती है, ठीक है। जिस तरह अभी जो 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट स्टडीज कर रहे हैं ना, तकरीबन मोर देन 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने मुझे रिक्वेस्ट भेजे है फॉर द परमिशन के लिए, क्वेश्चन एयर के लिए, क्यों वो मेरी स्टडीज को कॉपी करना चाहते हैं, मतलब उसको, उस क्वेश्चन एयर को वो यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें वो मुझे क्रेडिट सबसे पहले देंगे। जब उसके स्टडीज आप देखेंगे ना, तो उसमें मेरा नाम नीचे, अगर रेफरेंस लिस्ट में देखोगे या एंटिक साइटेशन में, तो उसमें मेरा नेम और मेरा जो काम है वो दिया होगा। तो ये क्या है? एक कम्युनिटी बन जाती है, ठीक है। इसके अलावा क्या है? एक तो आप प्रोटेक्ट करते हो अपने आप को। क्या करते हो? प्रोटेक्ट करते हो, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? एवॉइड प्लेजरिज्म। एवॉइड प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म को क्या करते हो? एवॉइड करते हो। अब प्लेजरिज्म है क्या? व्हाट इज प्लेजरिज्म? प्लेजरिज्म को आप सिंपल जुबान में कह सकते हैं चोरी करना। चोरी करना, किसी का चीज अपनी चोरी करना। देख, मतलब चोरी का मतलब से सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी की चीज को चोरी करें, किसी की आइडिया को चोरी करना,
ये भी एक चोरी है ना। मैंने एक काम किया है और आप कह रहे नहीं ये काम तो मैंने किया है। सो दिस इज कॉल्ड प्लेजरिज्म। किसी और के काम को अपने नेम के साथ मंसूब करना, दिस इज कॉल्ड प्लेजरिज्म विदाउट क्रेडिटिंग हिम या हर। अगर आपने उसको क्रेडिटिंग दी तो फिर ये प्लेजरिज्म नहीं है, लेकिन आपने उसको क्रेडिटिंग नहीं दिया और आपने उसका आइडिया लिया तो दिस इज कॉल्ड प्लेजरिज्म। तो इसमें हम क्या, और आपको पता है सबसे ज्यादा अगर हम पनिशमेंट की बात करें तो ये प्लेजरिज्म जो स्टडीज में हम करते हैं ये प्लेजरिज्म की सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। और पाकिस्तान में आपको पता है सब जितनी भी स्टडीज है वो मोस्टली प्लेजरिज्म की बेस पे है, लोग जो है कर देते हैं। इसलिए जब आप लोग थीसिस करते हैं ना तो हम इसके प्लेजरिज्म चेक करते हैं। जब आप लोग रिसर्च करोगे हमारे साथ सबमिट करोगे तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम प्लेजरिज्म को चेक कर सकते हैं। टर्निटेन इज वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर, लेकिन वो चूंकि पेड है तो आप लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन हम यूज़ करते हैं। या जो यूनिवर्सिटी होते हैं वो आपको एक्सेस दे देते हैं, हर यूनिवर्सिटी उसको जो है पे करते हैं और फिर उसके आपको एक्सेस दे देते हैं। सो हमारा उसमें है अकाउंट है, तो जैसे आप हमें दे देते हैं तो हम फिर उसको यूज़ कर मतलब उस के थ्रू हम उसको चेक करते हैं। प्लेजरिज्म की जो सॉफ्टवेयर है वो हमें बता देते हैं कि इसमें इतने % प्लेजरिज्म है, ठीक है। केएमयू वाली जो है वो तकरीबन 16% तक, ठीक है, वो प्लेजरिज्म जो है एक्सेप्ट करते हैं। अगर इतने तक है सो इट्स ओके, लेकिन अगर इससे ज्यादा है सो देन योर स्टडी विल बी रिजेक्टेड, या आपसे कहा जाएगा कि आप उसके प्लेजरिज्म को कम करें, ठीक है। प्लेजरिज्म को क्या करें, कम करें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं जितनी भी लिटरेचर रिव्यू कर रहा हूं और मैं किसी की आइडिया नहीं लूंगा तो मैं किस तरह स्टडी करूंगा। लिटरेचर रिव्यू में तो आप किसी और की आइडिया की बात करोगे ना। हम कह रहे हैं कि करें लेकिन उसको क्रेडिट दे दें कि ये बात प्लान ही क्या है, सही है, उसकी स्टडी के मुताबिक इतने चैलेंजेस है इस स्टूडेंट्स फेस करते हैं, ठीक है, अपनी बात ना करें। तो इसको कहते हैं प्लेजरिज्म। तो इसमें हम क्या करते हैं कि साइटेशन में प्लेजरिज्म को हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि हम एक्नॉलेज करते हैं ऑथर को, उसकी आइडिया को, उसकी जो ओरिजिनल वर्क है उसको। क्लियर। एक और इंपॉर्टेंट भी है कि ये इंक्रीज करते हैं किस चीज को, क्रेडिबिलिटी को और ट्रांसपेरेंसी को। क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को किस तरह, अगर जितना आप ज्यादा हवाला देंगे किसी चीज की तो वो ज्यादा क्रेडिबल होंगे ना, या नहीं होंगे। अगर हम इस्लाम में भी देखें ना तो अगर आप कोई भी काम हो तो उसके लिए ज्यादातर हवाला देते हैं ना। अगर कोई चीज कुरान से भी प्रूव किया जाए, हदीस से भी प्रूव किया जाए, अजमा से भी प्रूव किया जाए, फिक़ह से भी प्रूव किया जाए तो वो ज्यादा क्रेडिबल चीज होते हैं ना। अगर एक ऐसे कोई लॉस है इस्लाम में जिसका कुरान में कोई जिक्र नहीं है, ठीक है, हदीस में भी नहीं है, थ्रू फिक़ह या अजमा के थ्रू लोगों ने किया है, तो उसकी इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं होती, सही है। इसी तरह आप जो भी काम करते हैं ना, आप कहते हैं कि अगर कोई मेडिसिन है, आप कह रहे हैं कि ये मेडिसिन सेफ है इस डिजीज में या इस एज में, तो जितना ज्यादा आपके पास रेफरेंसेस होंगे, जितना ज्यादा आपके पास एविडेंस होगी, इतने आपकी स्टडी क्रेडिबल होंगे, ठीक है। मैंने कहा ना कि झूठ पे जो चीज आप बनाओगे वो क्रेडिबल नहीं हो सकता। तो ये क्या करते हैं कि इंक्रीज करते हैं क्रेडिबिलिटी को और ट्रांसपेरेंसी को, और इसमें आप ज्वाइन करते हैं एक प्रोफेशनल कम्युनिटी को। तो ये 5 इसके मेन क्या है, इंपॉर्टेंस है एपीआई की। यहाँ तक क्लियर है? एपीआई आपकी समझ में आ गई एपीआई क्या है, ठीक है। स्लाइड से फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अब हम बात करते हैं इसके रूल की, किस चीज की, वसूल, प्रिंसिपल, रूल्स, सही है। इसके रूल्स क्या है, किस तरह हम कर सकते हैं। देख हमने 2 बात की है ना, एक है रेफरेंसेस और एक है एंटिक साइटेशन, ये दोनों मुख्तलिफ है। एंटिक साइटेशन का मतलब क्या है कि जब आप किसी ऑथर को, किसी इंडिविजुअल को या किसी भी ऑथर की इंफॉर्मेशन को, ओरिजिनल वर्क को आप कोट करते हो, आप उसको क्रेडिट देते हो, एंड योर बॉडी, जो आपके पेज से आपकी जो पैराग्राफ है उसकी बॉडी में, यानी टेक्स्ट, एन टेक्स्ट का मतलब क्या, एन का मतलब क्या है, मैं, टेक्स्ट का मतलब क्या है, जो आप लिखते हैं, तो टेक्स्ट के अंदर ही आप उसको क्रेडिट देते हो। साइटेशन का मतलब क्या है, क्रेडिट है ना। तो एन का मतलब क्या, आप लोगों ने प्रीपोजिशन पढ़े होंगे, एन का मतलब है मैं, यानी एन साइड, ठीक है।
और टेक्स्ट का मतलब क्या है? टेक्स्ट आपको पता है। साइटेशन का मतलब क्या है? क्रेडिट देना। तो इसका मतलब यह है कि टेक्स्ट के अंदर ही आप किसी इंडिविजुअल को जब क्रेडिट देते हो तो इसको कहते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं, आप कोई बात कर रहे हैं, आप ठीक है, आप कोई भी बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी टीचर है, आप कह रहे हैं कि उसके मुताबिक, इसके मुताबिक जो सेल्फ स्टडीज है वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है फॉर एमसीक्यूज। ये बात किसी टीचर ने कही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बात गुलजमान ने की है, तो अकॉर्डिंग टू गुलजमान, अकॉर्डिंग टू, यहां तक आपने लिख दिया। आप जो जिस देख, ये आगे हम बात करेंगे, एक सिग्नल प्रेस है, एक नॉन सिग्नल प्रेस है, वो बात हम करेंगे, लेकिन आपने समझना है कि इन टेक्स्ट का मतलब क्या है, इन टेक्स्ट साइटेशन का मतलब क्या है। ठीक, तो ये हम टेक्स्ट लिख रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू, ये टेक्स्ट लिख रहे हैं ना, आप इसके अंदर हम क्रेडिट देंगे किसको? ये बात किसने की है? जो बात मैं लिखने वाला हूं ये बात किसने की है? गुलजमान ने। तो मैंने यहां पे लिख दिया गुलजमान। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये चूंकि सिग्नल प्रेस है, आगे आपको समझ आएगी सिग्नल प्रेस क्या है। सिग्नल प्रेस को छोड़ें, ये बात उसने कब की है। आप एक चीज याद रखें, जब भी आप टेक्स्ट साइटेशन, जब भी आप रेफरेंसेस के हवाला देते हैं ना इन टेक्स्ट साइटेशन में, तो इसको हम कहते हैं ऑथर डेट मेथड। क्या कहते हैं? ऑथर डेट मेथड। इसका मतलब क्या है? आप ऑथर का नेम लिखोगे, डेट लिखोगे, ये मेथड है। लेकिन एक बात याद रखें, एन टेक्स्ट साइटेशन में, किसमें? एन टेक्स्ट साइटेशन में, कि कौन सा नेम लिखोगे? लास्ट नेम। क्या लिखोगे? लास्ट नेम। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? जमान लिखोगे। क्लियर? क्या लिखोगे? जमान लिखोगे, क्योंकि हमने कहा कि लास्ट नेम। फिर डेट, डेट में आप सिर्फ ईयर लिखे। क्या लिखी? ईयर। देखिए एमसीक्यूज में ये सारी चीजें आएंगी। ऑथर में आपने लास्ट नेम लिखना है, फर्स्ट नेम लिखना है, फुल नेम लिखना है, तो आपने समझना है। यहाँ पे डेट में आएंगे कि 6 जून को उसने ये बात की थी, तो क्या वहां पे मैं ये लिख दूंगा कि 6 जून 2025, ये लिख दूं मैं? नहीं, आपने सिर्फ क्या लिखना है? ईयर लिखना है। तो गुलजमान, गुलजमान के बाद आपने क्या करना है? ब्रैकेट, या पे लिखिए 2025, ब्रैकेट को बंद कर दे। उसने जो बात की है आप उसको लिख दे। उसने क्या कहा है कि सेल्फ स्टडी इज नॉट हेल्पफुल फॉर एमसीक्यूज। ठीक है, इसको अगर मैंने वही बात लिखी है जो गुलजमान ने कहा है, अगर मैंने हूबहू वही बात लिखा है, तो फिर मैं उसको कोटेशन में बंद कर दूंगा। इसको क्या कहते हैं? कोटेशन मार्क। तो फिर उसको मैं कोटेशन मार्क में बंद कर दूंगा। अगर मैं वही बात कह रहा हूं जो उसने की है, अगर मैं अपने अल्फाज में लिखूं, फिर कोटेशन मार्क की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो इसको क्या कहते हैं? ऑथर। ये क्योंकि ये ऑथर है और डेट है, तो ऑथर डेट मेथड। समझ में आ रही है? ठीक है, तो इन टेक्स्ट, ये मैं आपको इसके लिए समझा रहा था। अभी रूल की बात हम बाद में करेंगे कि इन टेक्स्ट साइटेशन का मतलब क्या है, कि यहां से लेकर यहां तक ये सारी क्या है? टेक्स्ट है ना। मैंने कहां पे उसका हवाला दिया? टेक्स्ट में। ठीक है, तो इसलिए उसको कहते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन। रेफरेंसेस क्या है? रेफरेंसेस जब आपकी स्टडीज कंप्लीट हो जाते हैं, तो इसके लिए आप किसी सेपरेट पेज से आप स्टार्ट करोगे। फॉर एग्जांपल मेरा जो पेज है, एंड पेज, उसके यहां ये मेरा एक पेज है ये, और लास्ट पेज यहां तक मैंने उस यहां पे खत्म हो गया, यहां पे खत्म हो गया। ठीक है, तो मैं यहां, चूंकि बाकी सारा पेज खाली है ना, तो मैं यहां से रेफरेंसेस को स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं न्यू पेज से स्टार्ट करूंगा। किससे? न्यू पेज। यहां पे मैं एक दूसरा पेज लूंगा, इसके बीच पे मैं रेफरेंसेस लिखूंगा और फिर मैं रेफरेंसेस लिस्ट लूंगा, और रेफरेंसेस लिस्ट में वो सारे शामिल होंगे जो इन टेक्स्ट साइटेशन में मैंने दिए। ठीक है, तो रेफरेंसेस को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम इन टेक्स्ट साइटेशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारी फोकस होगी इन टेक्स्ट साइटेशन में। नेक्स्ट पार्ट में
हम डिस्कस करेंगे रेफरेंसेस को, ठीक है। तो अभी आपके सारी फोकस होनी चाहिए एन टेक्स्ट साइटेशन। तो एन टेक्स्ट साइटेशन आपके समझ में आ चुकी होंगी। एन का मतलब है मैं टेक्स्ट जो आप लिख रहे हो, साइटेशन क्रेडिट जब टेक्स्ट के बीच में से, जब टेक्स्ट के दौरान जो आपकी बॉडी है, जो पैराग्राफ बॉडी है, उसके बीच में, आप बीच का मतलब ये नहीं है कि सेंटेंस के बीच में, ये एंड में भी हो सकते हैं, लेकिन जो आप लिख रहे हैं, जो पैराग्राफ आप लिख रहे हैं उसमें हो, एंड में ना हो। एंड का मतलब ये है कि आपकी काम खत्म होने के बाद उसको हम फिर रिप्रेजेंट कहेंगे। समझ में आ गई आपकी बात? अब इसके रूल्स की हम बात कर रहे हैं, कौन कौन से रूल है। सही है? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जी? रिसर्च में इस तरह होंगे नहीं ना, आपने तो उसको प्लेजरिज्म का मतलब, ये तो आप कह रहे हैं कि ये बात मैंने नहीं की है, ये बात तो गुलजमान ने की है, तो आपने उसको क्रेडिट दे दिया ना। मैंने कहा था कि साइटेशन का मतलब क्या है, गिविंग क्रेडिट टू द ऑथर, किस चीज के लिए, फॉर द ओरिजिनल आइडिया और वर्क। अब ये आइडिया मेरा तो नहीं था ना। अगर ये मैं कहता, मैं अगर इसकी जगह मैं कहूं कि ये बात फॉर एग्जांपल गुलजमान ने की है, लेकिन वाकई सेल्फ स्टडी जो है वो एमसीक्यूज में हेल्प नहीं करते, तो मैं कहता हूं कि आपसे, मैं कहता हूं कि यार सेल्फ स्टडी इज नॉट हेल्पफुल फॉर एमसीक्यूज, मैं नहीं बता रहा कि ये बात किसी और ने की है, मैंने की है, सो दिस इज प्लेजरिज्म। सही है? अगर आप उसको क्रेडिट दे रहे हैं तो प्लेजरिज्म तो खत्म हो गई ना। अब क्वेश्चन ये है ना कि कौन से इंफॉर्मेशन के लिए आपने क्रेडिट देना है, कौन सी ऐसे इंफॉर्मेशन है जिसके लिए आपने क्रेडिट देनी है ओरिजिनल वर्क को। क्या पिक्चर के लिए आप क्रेडिट दे सकते हैं? पिक्चर के लिए, इमेज के लिए, इमेज पिक्चर, इसके लिए आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं। मेरी एकेडमी है, मेरी एकेडमी है, फॉर एग्जांपल अनवर नर्सिंग कोचिंग एकेडमी है, उसमें मेरी पिक्चर दी है, स्टूडेंट्स की पिक्चर दी है, जो भी है, आप वहां से पिक्चर उठा देते हो, अपनी स्टडी में आप उसको पेस्ट करते हो। आप ये मुझे बताओ ये पिक्चर आपने कहाँ से ली है? क्या ये पिक्चर आपने खुद बनाई है? आपने किसी और जगह से ली है? कहाँ से आपने ली है? आप उसकी क्रेडिट दोगे। आप किसी के आइडिया को कोट कर रहे हैं, आइडिया, आप उसको क्रेडिट दोगे। सही है? कोई इंफॉर्मेशन आप कोट कर रहे हो, आप इसकी क्रेडिट दोगे। सही है? तो ऐसा नहीं है कि आप उसको क्रेडिट नहीं दे सकते। सही है? किसी की थ्योरीज को बयान करना, चलो मैंने फॉर एग्जांपल, अगर मैं कह रहा हूं कि केपी में, या मैं कह रहा हूं कि डिस्ट्रिक्ट दीर लोअर में, डिस्ट्रिक्ट दीर लोअर में, ये मैं अभी आपको बता रहा हूं कि दीर लोअर में जो HIV है, HIV, इसके 300 पेशेंट हैं। ठीक है? इसमें सबसे ज्यादा तेमरगरा में है। ये कौन आपको बता रहा है? मैं आपको बता रहा हूं। आप नवाज गया घर, वहां पे लोगों को बता रहे हैं कि आपको पता है दीर लोअर में कितने पेशेंट हैं? 300 HIV पेशेंट हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तेमरगरा के हैं। ये मैं वैसे आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि 300 पेशेंट है, ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल बता रहा हूं। सही है? ठीक है? तो आप ये, नवाज ने वहां पे ये बात की, ये स्टेटिस्टिक उसने किसकी बता दी? मेरी बता दी ना। उसको ये चाहिए कि हमारा जो सर है उसने हमें एक प्लान, उसने ये कहा था कि दीर लोअर में 300 केसेस है HIV की, जिसमें ज्यादा केसेस जो है कहाँ पे है? तेमरगरा में। तो ये फिर प्लेजरिज्म नहीं है, क्योंकि उसने जो स्टेटिस्टिक यूज किया ना, वो अपना नहीं बता रहा, मेरा। और अब देख, उसमें अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कल कोई उस पर केस कर लें, भाई अपनी झूठ का है, आपने तो हमारे इलाके की जो है बदनामी कर दी है, आपको यहाँ पे नहीं आते, लोग कहते हैं कि यहाँ पे HIV की केसेस ज्यादा है, आपने क्यों गलत कहा है? ठीक है? तो फिर ये नहीं कह सकते कि ये मैंने नहीं कहा था। ठीक है? अगर पहले से उसने कहा है कि हाँ ये उसने कहा था, उसने क्रेडिट दी है, तो वो कहेंगे कि मैंने आपको ये नहीं बताया था कि ये बात तो प्लान नहीं की थी, मैंने तो नहीं की है, मैं तो उसका हवाला दे रहा था कि वो ये कह रहे हैं। तो फिर एट द एंड सारे जो केस है वो मेरे ऊपर आ जाएंगे। सही है? तो आपने क्या करना है कि जो स्टेटिस्टिक आप दे रहे हो, फोटोग्राफी या कोई पिक्चर दे रहे हो, इमेज दे रहे हो, कोई भी चीज आप दे रहे हो, किसी और का यूज कर रहे हो, आप उसके लिए क्रेडिट दोगे। एक्सेप्शन कहां पे है? एक्सेप्शन कहां पे है?
जहां पे बहुत ज्यादा कॉमन चीज हो, यूनिवर्सल ट्रूथ। सन कहां से राइज होते हैं? ईस्ट से। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर ने कहा था कि सन जो है राइज फ्रॉम द ईस्ट। आप ये नहीं कह सकते कि सन जो है वो कहां पे डूबते हैं? वेस्ट पे। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर ने ये कहा था। द अर्थ इज, ठीक है, गोल होते हैं ना, हमने पढ़ा था पहले। तो ये आप मेरे हवाला उसमें ना दें। 14 अगस्त इज इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान। तो आप ये नहीं कहें कि सर ने ये कहा था कि 14 अगस्त जो है ये पाकिस्तान का आजादी का दिन है। सही है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ, कॉमन जो चीज है, उसके लिए आपने नहीं देने है क्रेडिट, क्योंकि ये किसी खास बंदे ने तो नहीं किया ना। सही है। तो क्रेडिट्स आपने इसके अलावा, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसके अलावा जितने भी इंफॉर्मेशन है उसमें आपने क्रेडिट्स देने हैं। सही है, क्लियर? तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे इंफॉर्मेशन है जिसके लिए आप क्रेडिट दोगे। तो एक ही चीज याद रखें माइंड में कि अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है या बहुत ज्यादा कॉमन चीज है जो हर किसी को पता है, ठीक है। अगर मैं आपसे अभी बता रहा हूँ नाइटिंगेल कब नर्सिंग जो इंटरनेशनल डे है कब बनाते हैं, ठीक है, तो आपने सुना होगा। कभी मैंने नहीं कहा था कि प्लास सर ने मुझे कहा था कि ये 12 मई को हम मनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन चीज है, ये हर किसी को पता है, इसके लिए आप नहीं दे सकते। यहां तक समझ में आ रही है बात? अब हम बात करते हैं रोल्स की। किस चीज के? रोल्स के। रोल्स है क्या? सबसे पहले हम ऑथर की बात करें या टेक्स्ट की बात करें? देख, लिखना किस तरह है, दो चीज याद रखें। एक हमारे पास है सिग्नल प्रेस और एक है नॉन सिग्नल प्रेस। सिग्नल प्रेस, सिग्नल। सिग्नल प्रेस का क्या मतलब है? सिग्नल का क्या मतलब है? सिग्नल इशारा, हम कहते हैं ना इशारा करने, इसको सिग्नल दी उसने। नो बॉल का सिग्नल दी उसने, आउट का सिग्नल दी, ठीक है, फ्री हेड का सिग्नल दी, हम कहते हैं ना। तो वो ऐसी सेंटेंस या ऐसे टेक्स्ट जिसमें डायरेक्टली आप सिग्नल देते, इशारा देते हैं ऑथर को कि उसने ये कहा था। जिस तरह मैंने अकॉर्डिंग के लफ्ज यूज किया ना, सिग्नल में हमेशा दो चीजें यूज होंगी, याद रखें। या तो होंगे अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, इसके बाद ऑथर और ये डेट आएंगे, इसको कहते हैं सिग्नल। और या इसमें यूज होंगे पास्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल जमान सेड, ठीक है, पास्ट टेंस। या इसमें आ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये भी आप यूज कर सकते। किस तरह? जमान हैज सेड, या अकॉर्डिंग टू जमान, या जमान सेड, या जमान हैज सेड। ये तीनों सिग्नल प्रेस है, क्योंकि इशारा आप उसको कर रहे हो ना, ऑथर को इशारा कर रहे हो कि अकॉर्डिंग टू हिम, या अकॉर्डिंग टू, या उसने ये कहा था। किसने कहा था? ही शी एट नहीं, नेम। अगर आपने नेम दे दिया, अगर आप कहते कि शी सेड या ही सेड, तो फिर ये सिग्नल प्रेस नहीं है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि जमान सेड, सो इट्स मीन दिस इज अ सिग्नल प्रेस, क्योंकि ऑथर की बात आप कर रहे हो। तो अगर सिग्नल प्रेस है, देख मेथड तो यही है, ऑथर डेट मेथड। क्या? ऑथर डेट मेथड। ये आप रटा कर ले कि जो भी एंटिक साइटेशन में आप दोगे, सबसे पहले आप ऑथर का लास्ट नेम लिखोगे, फिर कॉमा, इसके बाद क्या है? कॉमा, फिर डेट लिखोगे, और फिर उसको पीरियड में ब्रैकेट में बंद करोगे। डेट क्या है? फॉर एग्जांपल जिस तरह हम जमान की बात कर रहे हैं, तो जमान कॉमा 2025, और इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दें। ये मेथड है एंटिक साइटेशन में, यही मेथड है। हाँ, अगर पेज नंबर है तो हम क्या करेंगे, पैराग्राफ नंबर है तो हम क्या करेंगे, उसको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मेथड है। तो एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि एंटिक साइटेशन में कौन सी मेथड यूज करते हैं? ऑथर डेट मेथड। ऑथर का नेम लिख दे, कौन सा नेम? लास्ट नेम, कॉमा, और फिर इसके बाद 2025 जो भी है। क्लियर? लेकिन अगर सिग्नल प्रेस है तो किस तरह लिखेंगे? अगर सिग्नल प्रेस नहीं है तो किस तरह लिखेंगे? अगर सिग्नल प्रेस है तो जो कोटेशन है, जो उसने बात की है, उससे पहले हम ऑथर डेट को लिखेंगे। समझ में आ गई बात? जिस तरह हमने लिखा था ना कि अकॉर्डिंग टू जमान
2025 सेल्फ स्टडी इज नॉट हेल्पफुल फॉर एमसीक्यूज। तो उसने कौन सी बात की थी? सेल्फ स्टडी की बात की थी ना। कोटेशन उसका यही था, हमने उसको बाद में लिख दिया और ऑथर और डेट को हमने पहले लिख दिया। तो सिग्नल में हम कोटेशन से पहले लिख देते हैं ऑथर और डेट को, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ जो डेट है, सिर्फ और सिर्फ जो डेट है वो ब्रैकेट में होंगे और जो ऑथर का नाम है वो ब्रैकेट में नहीं होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये है कि, या दूसरा भी लिख सकते हैं कि जमान सेड, ठीक है, लेकिन जमान के बाद डेट लिखने हैं, डेट 2025। सिर्फ डेट, सिग्नल प्रेस में जो आपकी ऑथर है वो ब्रैकेट में बंद नहीं होगा, सिर्फ डेट जो है वो आप पेरेंथेसिस में बंद करोगे, ब्रैकेट में बंद करोगे, डेट ऑथर को नहीं करोगे। इसके बाद आपने लिखना है, अगर अकॉर्डिंग है तो अकॉर्डिंग यहां से स्टार्ट करें, अगर पास्ट टेंस यूज करना है तो सेड लिखे, अगर प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है तो है सेड लिख दे, सेड। यहां तक तो कोटेशन नहीं है ना, कोटेशन इसके बाद स्टार्ट होते हैं ना, ये इसके बाद, यहां तक तो उसने बात नहीं, ये इसके बाद वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सेल्फ स्टडी इज नॉट हेल्पफुल फॉर एमसीक्यूज। इसको क्यों, ये अगर शॉर्ट है, शॉर्ट टाइटल है तो उसको कोटेशन मार्क में बंद कर दें। क्या करें? कोटेशन मार्क में मैंने बंद कर दिया। तो इसमें देख, जो सिग्नल प्रेस है वो जो आप ऑथर और डेट लिख रहे हैं वो कोटेशन से पहले आ रहे हैं, एक बात ये। दूसरा ये है कि उसमें ऑथर जो है वो ब्रैकेट के अंदर बंद नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं सिग्नल प्रेस पे नहीं जा रहा, सिग्नल प्रेस का मतलब क्या है कि आप डायरेक्टली उसको कोट नहीं कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो कि ही सेड, या आप इसकी जगह कुछ भी नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं लिखोगे, ठीक है, लेकिन आप इशारा नहीं कर रहे हो उसको। तो फिर इसके बाद आप क्या करोगे? जैसे आपकी कोटेशन खत्म हो जाते हैं, जैसे उसकी की हुई बात खत्म हो जाती है, इसके बाद हम स्टार्ट कर देते हैं किस चीज को? जैसे उसके बाद खत्म हो जाते हैं, इसके बाद आप ब्रैकेट शुरू कर देते हैं। क्या ब्रैकेट? यहां पे लिखते हैं जमान, इसके बाद आप लगा देते हो कॉमा, ठीक है, इसके बाद आप लगाओगे 2025 और इसको कॉलम ब्रैकेट में बंद करोगे। तो एंड में आप दोनों को एक साथ ब्रैकेट में फिर बंद करोगे, अगर सिग्नल प्रेस नहीं है। सही है। आपने उसकी बात की, वही गुलजमान की बात आपने की कि सेल्फ स्टडी इज नॉट हेल्पफुल फॉर एमसीक्यूज। ये बात किसने कही था? गुलजमान ने की थी 2025 में। लेकिन पहले अगर आप उसको सिग्नल प्रेस में लेकर आ रहे हो तो फिर पहले आप ऑथर लिखोगे, इसके बाद जो डेट लिखोगे, सिर्फ डेट आप ब्रैकेट में बंद करोगे। समझ में आ गई? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सिग्नल प्रेस, ये आपकी स्लाइड में इतने वो आपको समझ में नहीं आएगी कि सिग्नल प्रेस का मतलब क्या है, इसलिए मैं आपको समझा। अभी हम स्लाइड को स्टडी करेंगे, डोंट वरी, सही है, आपकी ईमान कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं है, क्लियर। अच्छा, अब ये सिग्नल और नॉन सिग्नल आप लोगों ने, अब मैं सिर्फ वर्ड यूज करूंगा कि सिग्नल है तो ये करेंगे, नॉन सिग्नल है तो ये करेंगे, मैं नहीं लिखूंगा हर बार, सही है, क्लियर। अच्छा, अब बात करेंगे हम कुछ उसूल की, कुछ रूल्स की जो हमने फॉलो करने हैं। अगर दो ऑथर है, एक ऑथर तो जमान का आपने सुन लिया। अगर दो ऑथर्स हैं फिर आप क्या करोगे? अगर दो लोगों ने एक ही काम की है, अगर ये बात कि सेल्फ स्टडी इज नॉट हेल्पफुल फॉर एमसीक्यूज, ये दो लोगों ने ये बात की है, एक जमान ने की है और एक मजीद ने की है, ठीक है, मजीदुल्लाह ने की है, ठीक है, दो लोगों ने की है, या मजीद खान ने की है, चलो दो लोगों ने ये बात की है, ठीक है। अब हम क्या करें? किसका? देख, मैं एक जो है ना, एक है गुलजमान और मजीद, नहीं, एक मिनट, मैं सिर्फ आपको पहले सेंटेंस बता रहा हूं, फिर इसकी बात करेंगे। दो लोग हैं, एक गुलजमान है और एक मजीद खान है।
इन दोनों को ने एक बात की है, इन दोनों के मुताबिक ये कह रहे हैं कि जो सेल्फ स्टडी है ना, सेल्फ स्टडी ये जो है इज नॉट हेल्पफुल फॉर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के लिए बेस्ट स्टडीज नहीं है, आपको चाहिए कि ग्रुप स्टडी करे। ये बात उसने की इन दोनों ने। अब मैं ये बात मैं कोट कर रहा हूं, मैं उनकी बात कोट कर रहा हूं क्लास में, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो सेल्फ स्टडीज है वो एमसीक्यूज के लिए हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, मैं उसको क्रेडिट देना चाह रहा हूं कि ये बात मैंने नहीं की है, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा हूं, मैं अपने आप को प्लेजरिज्म से अवॉइड कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये बात मैंने नहीं की है, ये बात मजीद और गुलजमान ने की है। क्या करूंगा मैं, किस तरह लिखूंगा? सही है, सही है। देख, पहले बात तो ये है कि हम लिखेंगे अतर डेट मेथड, ये तो हमें पता है। अतर में हम कौन सा नेम लिखेंगे? लास्ट। तो लास्ट कौन से है? जमान है और खान है, लेकिन हम खान को पहले लिखे या जमान को लेके, क्वेश्चन ये है। तो अल्फाबेटिकली हम जाएंगे, तो अल्फाबेटिकली खान पे के पहले आते हैं या जेड? के। तो पहले हम यहाँ पे, हाँ आप यहाँ पे एक चीज याद रखें कि अब ये प्रेस जो है ये सिग्नल है या नॉन सिग्नल है, उसमें फिर भी बात हो गया ना, ठीक है। अगर सिग्नल है, सिग्नल है, चलो दोनों लिख देते, एक बार लिख देता हूं, बार बार नहीं लिखूंगा, सही है। ये कोई शायरी नहीं है कि मैं बार बार लिखूं, सही है। अकॉर्डिंग टू खान, क्योंकि के पहले, के खान, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, समझने की चीज ये होती है कि उनके ज्यादातर मिस्टेक जो आप लोग करते हैं ना, देख एमसीक्यूज में इस तरह दिए होंगे, याद रखें। ऑप्शन ए होगा खान डॉट जमान डॉट 2025। ऑप्शन बी होगा खान जमान डॉट 2025। ऑप्शन सी होगा खान कामा जमान कामा 2025 ब्रिकट। डी होगा खान डॉट जमान कॉमा 2025 डॉट, और इसमें कौन सा ठीक है? क्यों? देख, मेरे कहने का मतलब यही है कि मेरे कहने का मतलब ये कि जो मैं लिख रहा हूं ना, उसको अपने गौर से देखना है, क्योंकि जहां पे मैं कॉमा लगाता हूं अपने वहां पे कॉमा लगाना है, जहां पे मैं डॉट लगाऊंगा, पैराडॉट लगाऊंगा, अपने वहां पे वो करना है, जहां पे मैं सेमीकोलन लगाऊंगा आप सेमीकोलन लगाओगी, जहां पे मैं कोलन लगा दूंगा आप कोलन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको जिस तरह मैंने लिखा ना कि अकॉर्डिंग टू खान, तो खान के बाद में क्या लगा दूं? कामा लगा दूंगा, ठीक है। तो अगर कामा की बजाय, देख इसमें कामा नहीं है ना, ये गलत है। इसमें कॉमा है, लेकिन यहाँ पे डॉट है, गलत है। ये डॉट है, गलत है, ठीक है। इसमें इसके बाद डॉट है, गलत है, सही है। तो आपने क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू खान के बाद आपने लगाना है कामा। इसके बाद क्या करना है? सेकंड नेम जमान, आपने लिखना है जमान, इसके बाद फिर कामा। देख, एक चीज याद रखें, जहां पे आप किसी चीज को सेपरेट कर रहे हो वहां पे कामा होगा, जहां पे आपकी चीज कंप्लीट हो गई है वहां पे डॉट होगा, ठीक है। कब ये बात की थी उसने? अब मैं क्या करूं? ये सारे ब्रैकेट में बंद कर दूं? नहीं, सिर्फ डेट को मैं ब्रैकेट में बंद कर दूं। क्यों? क्योंकि सिग्नल प्रेस है। इसके आगे मैं लिख दूंगा कि सेल्फ स्टडी इज नॉट हेल्पफुल फॉर एमसीक्यूज। क्लियर? लेकिन क्लियर नहीं है, ये गलत है, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, देख यहां पे आप कामा नहीं लगाओगे, ये दोनों सेम है, अलग है। तो यहां पे क्या लिखोगे? खान एंड गोल जमान। तो अगर सिग्नल, देख लिखने का मतलब क्या था, इसमें एक मेन डिफरेंस है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू खान और एंड जमान,
तो जब भी दो आतर है उसको आप सेपरेट करते हो, अगर सिग्नल प्रेस है, अगर सिग्नल प्रेस है तो एंड से करोगे। क्या करोगे? एंड से करोगे। अगर सिग्नल प्रेस नहीं है, सिग्नल प्रेस नहीं है, उसने ये बात की है, ये बात उसने की है, ठीक है, ये बात किसी ने की है कि सेल्फ स्टडी इज नॉट गुड फॉर एमसीक्यूज। ये दो लोगों ने ये बात की है। किसने की है? एक खान ने की है। मैं ब्रैकेट शुरू कर दूं, एंड में लिख रहा हूं ना। अगर सिग्नल प्रेस नहीं है तो आप आफ्टर कोटेशन लिखोगे, यानी एंड में लिखोगे आफ्टर कोटेशन। जैसे उसकी बात खत्म हो जाती है, आफ्टर कोटेशन का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि सेंटेंस पैराग्राफ को खत्म करे और एंड में लिखे, नहीं, पैराग्राफ के बीच में भी जब उसकी बात खत्म हो जाते हैं उसके बाद आपने लिखने हैं नॉन सिग्नल प्रेस में। तो उसकी बात खत्म हो गई कि सेल्फ स्टडी इज नॉट हेल्पफुल फॉर एमसीक्यूज, खत्म हो गई यहाँ पे बात, यहाँ पे डॉट आ चुका है, बात खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा बिकॉज दिस इज नॉट अ सिग्नल प्रेस। मैं यहाँ पे लिखूंगा खान। इसके बाद मैं क्या करूं? एंड। कौन सा एंड लिख दूं? वो 8 वाला। किस तरह लिखते हैं यार? इस तरह, ये वाला एंड में लिखूंगा। फिर इसके बाद क्या लिखूं? जमान, और फिर कॉमा 2025, और इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर दूंगा। तो इसमें आपको समझ में आ गई। अगर सिग्नल प्रेस है तो दोनों को ए एन डी वाली एंड से आप सेपरेट करोगे। अगर नॉन सिग्नल प्रेस है और एंड पे आप लिखोगे आफ्टर कोटेशन, तो ए एन डी से आप सेपरेट नहीं करोगे, बल्कि वो 8 वाला जो टाइप वो होते मार्क, ठीक है? समझ में आ गया यहां तक? ये कब? व्हेन देयर इज 2 आतर, जब आपके पास 2 आतर्स हो। आप मुझे ये बता दे, अगर 3 to 5 हो, अगर आपके पास आतर 3 to 5 हो, फिर क्या करोगे जी? देखिए ये लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं। एक है गुलजमान, एक है मजीद खान, एक है मुल्तान क्या अहमद, हाँ, एक है फरहाना, तबस्सुम, तबस्सुम TAB, तबस्सुम, ठीक है। एक है मारिया गुल, सही है। आप देखिए 3 to 5 है। अब मैं इसके साथ क्या कहूं? देख, एक है सिग्नल प्रेस। अगर सिग्नल प्रेस है, पहले सिग्नल प्रेस में बता दें, इन 5 लोगों ने ये बात की है कि सेल्फ स्टडी इज नॉट गुड फॉर द एमसीक्यू। तो क्या करूं सिग्नल प्रेस में? देख, आतर डेट क्या तरह की आतर डेट, इसकी लास्ट आतर डेट, लास्ट नाम, लास्ट यहां कहां से मैं स्टार्ट करूं? ए से मैं स्टार्ट करूंगा। फिर ए की बात क्या है? जी नहीं है। फिर क्या है? के। फिर जेड, जमान। तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं लिख दूंगा अहमद, फिर अहमद के बाद कामा, वेरी गुड, फिर गुल, फिर कामा खान, कामा तबस्सुम, फिर अब अगर सिग्नल प्रेस है, अगर सिग्नल प्रेस है तो AND वाली लिख दूंगा एंड जमान। अगर सिग्नल प्रेस नहीं है तो 8 वाला लिख दूंगा, सही है। यहां पे फिर मैं ब्रैकेट शुरू कर दूंगा, यहां पे लिख दूंगा 2005 और ब्रैकेट को बंद कर दूंगा, आगे अपने कोटेशन लगा देने, सही है। अगर सिग्नल प्रेस है तो पहले कोटेशन लिख दूंगा, एंड में ब्रैकेट शुरू करूंगा, और ये सारे फिर मैं ब्रैकेट में बंद कर दूंगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम में लिख रहे हो, क्या कर रहे हो? फॉर द फर्स्ट टाइम,
अब ये स्टडी में दोबारा रिपीट हो रहा है मेरी स्टडी में, उससे मैंने कोई और पैराग्राफ लिए, दोबारा मैं उसको क्रेडिट देना चाह रहा हूं। नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट टाइम मैं लिखूंगा अहमद एट डॉट आल कॉमा, ऐसा लिख दूं। एट और आल की जगह आप कुछ नहीं लिखोगे, एट आल, इसके बाद आप डॉट लगा दोगे, फिर कॉमा 2025, और फिर उसको अगर नॉन सिग्नल है तो ब्रैकेट में बंद कर दे, सिग्नल है तो सिर्फ डेट को बंद कर दे। समझ में आ गई बात? तो अगर 2 से लेकर 3 तक, 3 से लेकर 5 तक है तो फर्स्ट टाइम आप जितनी भी आतर है सबकी नेम आप लिख दोगे लास्ट नेम, लेकिन सेकंड टाइम लिखोगे तो फिर सिर्फ जो फर्स्ट आतर है आप उसका नेम लिख दोगे, और इसके अलावा एट आल लिख दोगे, और एट आल के बाद आप उसकी डेट लिख दोगे। क्लियर? हाँ, अगर आप 6 या 6 से ज्यादा हैं, अगर आतर 6 या मोर देन 6 है, फिर क्या करेंगे, आतर अगर 6 और मोर देन 6 है, देन फिर सिर्फ और सिर्फ वही जो फर्स्ट आतर है उसका नेम लिखोगे अहमद, लास्ट नेम, और डायरेक्ट एट आल लिख दोगे, और फिर 2025 लिख दोगे। पहले बार सारे लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अगर 5 तक है, अगर मतलब 2 है तो फिर तो सिर्फ हर बार दोनों को आप लिख दोगे, एंड और या जो उसका साइन है वो लिख दोगे, सिग्नल और नॉन सिग्नल के लिए। अगर 3 to 5 है तो फर्स्ट टाइम सारी नेम लिख दोगे, नेक्स्ट टाइम के लिए सिर्फ उसका पहला जो अदर है उसका नेम लिख दोगे और एट आल लिख दोगे। लेकिन अगर 5 से ज्यादा है, 6 या ज्यादा है तो अदर का लास्ट नेम लिख दोगे और फिर डेट लिख दोगे, बाकी नहीं लिखना है, एट आल लिख दोगे, एट आल। समझ में यहां तक आ गई बात? आप मुझे एक बात बता दें, अगर एक हमारे पास है मजीद खान, एक हमारे पास है यासर खान, इन दोनों ने एक बात की है कि सेल्फ स्टडी इज नॉट गुड। अब मैं क्या करूं, किस तरह लिख दूं? इन दोनों ने 2025 में ये बात की है कि सेल्फ स्टडी इज नॉट गुड, तो मैं क्या लिख दूं कि के नहीं खान एंड खान 2025, ऐसा लिख दो। ये कौन से खान की मैं बात कर रहा हूं? ये कौन सा खान है? यासर खान है या मजीद खान है? कौन है? हाँ, ये जो अभी यासर है ना, तो उसका वाई के और स्टॉप लगा के खान इस तरह। सही है, फरहाना ठीक कह रही है। आप क्या करोगे कि मजीद खान है तो एम डॉट खान एंड वाई डॉट खान 2025। अगर दो नेम सेम आ रही है तो इसकी जो फर्स्ट नेम है उसका इनिशियल और इसके बाद उसका लास्ट नेम। अगर दो नेम सेम आ रही है तो उसका इनिशियल और उसका लास्ट नेम। तो आप समझ में आ रही है ना कि ये मजीद खान की बात हो रही है या असर खान की बात हो रही है या नहीं आ रही? सही है। अब मुझे एक बात बता रही, ये तो ठीक है कि अल्फाबेटिकली हम तो इसको लिख देते हैं, जिस तरह मैंने कहा ना कि अल्फाबेटिकली लिखेंगे, ये हमने अल्फाबेटिकली लिख दिया ना, एम वाला पहला लिख दिया और वाई वाला बाद लिख दिया, ठीक है। अगर दोनों अल्फाबेटिकली भी सेम आ रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? वो चलो वो रेफरेंसेस में करेंगे, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, रेफरेंसेस में वो कर देंगे उसका। अच्छा मुझे ये बता दें, अगर एक ही बुक से या एक ही स्टडी से दो से ज्यादा काम उस पर हुए हैं, दो से ज्यादा काम उस पर हुए हैं, फॉर एग्जांपल एक बुक है, जिस तरह ये एपीआई की आप बात ले लीजिए, कोई भी है, दो वर्क से
दो वर्क, एक उसने उसके ऊपर उसने बात की है, फॉर एग्जांपल अगर गुलजमान ने उसके ऊपर बात की है, उसी के ऊपर 2001 में, और मजीद खान ने उस पर बात की है 2005 में। ठीक है, एक ही बात है, दोनों की एक ही वर्क है, दो लोगों ने मुख्तलिफ लोगों ने किया, दो मुख्तलिफ टाइम पे हुआ है, तो फिर मैं क्या करूंगा? जी, दोनों को एक ब्रैकेट में लिखेंगे या मुख्तलिफ ब्रैकेट में लिखेंगे? दो मुख्तलिफ वर्क है, क्या करेंगे? हाँ, देख जमान ने काम किया है इसके ऊपर, जमान कामा कब क्या है? 2001 में। ठीक है, और खान ने इस पे काम किया है, लेकिन इन दोनों को मैं एक ही ब्रैकेट में लिख सकता हूं या नहीं? अगर मैं एक ही ब्रैकेट में लिखूंगा तो इन दोनों को मैं किस तरह सेपरेट कर सकता हूं? सेमीकोलन से, सेमीकोलन यहां पे लगा दूंगा, इसके बाद मैं लिख दूंगा खान 2005। ठीक है, दोनों को मैंने एक ही ब्रैकेट में बंद किए हैं, दोनों की वर्क को मैंने सेपरेट किया है सेमीकोलन से। ठीक है, एक ने, हाँ यहां पे एक चीज याद रखें, आप उसको पहले लिख सकते हैं, खान को पहले लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह भी लिखोगे तो फिर भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले किसने किया ये काम, आप उसके थ्रू लिख सकते हैं। अगर नेम से आप नहीं लिखोगे तो फिर जो वर्क पहले हुआ है आप उसको पास लिखोगे, जो वर्क बाद में हुआ है उसको बाद में लिख दोगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई? अगर दो लोगों ने सेम वर्क की है, ठीक है, तो फिर आप इस तरह करोगे, सही है? टू और मोर सेम वर्क, टू या मोर वर्क इन द सेम ब्रैकेट में अगर आप बंद कर दोगे तो इस तरह आप बंद कर सकते हो, दो या दो से ज्यादा। अगर तीन है तो आप तीन भी लिख सकते हैं, चार है तो चार भी लिख सकते हैं। सेमीकोलन से आप उसको सेपरेट करते जाए और आप लिखते जाए। यहाँ तक क्लियर है? आतर आपके समझ में आ गई? आतर में कोई चीज तो मिस नहीं है जी? आप मुझे ये बता दें, ये रोल समझ में आ गया आपको? अब देख, कैपिटलाइज हम कम करेंगे लफ्ज को, कैपिटलाइज, कैपिटलाइज तो जानते हैं ना, ये ए और ए, दिस वन इज कैपिटलाइज। कब करेगी? प्रॉपर नेम, पासवर्ड, टाइटल की जो पासवर्ड है, फॉर एग्जांपल अमेरिकन, ठीक है, तो इसमें ए, साइकोलॉजी में पी, एसोसिएशन में ए, इसको आप कैपिटलाइज करोगे। हर पहला वर्ड आप क्या करोगे? कैपिटलाइज करोगे। या अगर आप किसी के नेम लिख रहे हो, ठीक है, आप उसको कैपिटलाइज करोगे, जेड कैपिटलाइज। क्लियर? लेकिन इसके अलावा कुछ कंपाउंड वर्ड्स हमारे साथ होने, कंपाउंड वर्ड, हाइफेनेटेड वर्ड, आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, और फिर इस तरह होते, इस स्लैश को क्या कहते हैं? हाइफेनेटेड कंपाउंड उसको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देख, ये जो पहला नेम जो आएगा वो तो एस कैपिटल होगा, मतलब जो पहला वर्ड, लेकिन ये जो स्लैश है ना, जो हाइफेनेटेड की हमने बात की, इसके बाद जो भी पहला लफ्ज आएगा वो भी कैपिटल होगा। फॉर एग्जांपल वर्क है तो ये डब्ल्यू क्या होंगे? कैपिटलाइज होगी। ठीक है, तो ये मतलब जो हाइफेनेटेड है, जो स्लैश है, इससे पहले वाला लफ्ज और इसके बाद आने वाला, बिल्कुल उसके साथ आने वाला लफ्ज, ये दोनों कैपिटलाइज होंगे।
क्लियर। इसी तरह जितने भी प्रॉपर नाउन है वो कैपिटलाइज होंगे, ठीक है। अब इटैलिक हम कब करेंगे? इटैलिक अगर लॉन्गर वर्क है, क्या है? लॉन्गर वर्क। इटैलिक तो जानते हैं ना आप? नहीं, जो थोड़ा क्रॉस हो जाता है ना, इटैलिक और अंडरलाइन। अगर हमारे पास लॉन्गर वर्क है, क्या है? लॉन्गर। फॉर एग्जाम्पल एक बुक्स आपने लिखे हैं, कोई एडिशन आपने की है, किसी मूवीज आपने लिखे हैं, ठीक है, लॉन्गर वर्क है, तो इसकी जो टाइटल है ना, उसकी जो टाइटल है वो आप क्या करोगे? कैपिटलाइज करोगे। क्या करोगे? कैपिटलाइज करोगे। कोई भी बुक से लार्ज वर्क आपने की है, कोई मूवी से उसकी आपने की है, ठीक है, तो वो सारे आप क्या करोगे? कैपिटलाइज करोगे, इटैलाइज, ठीक है, इटैलिक में आप लिखोगे उसको। क्लियर? तो एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि अगर लॉन्गर वर्क हो, फॉर एग्जांपल बुक्स है या मूवीज है, जो भी है, लॉन्गर वर्क मतलब क्या है? बहुत लंबा वर्क। न्यूज़पेपर आप ये कह सकते हैं। तो इसकी जो टाइटल है ना, वो आप क्या करोगे? इटैलिक करोगे या अंडरलाइन करोगे, बाकी नहीं कर सकते। क्लियर? अगर कोई टाइटल है तो हर टाइटल के हर जो पहले वर्ड, प्रीपोजिशन और इन चीजों के अलावा आप इसको कैपिटलाइज करोगे। क्लियर? जो प्रॉपर नाउन है आप इसकी कैपिटलाइज करोगे। हाइफेनेटेड कंपाउंड है आप उसको कैपिटलाइज करोगे। अगर शॉर्ट कोटेशन है, अब हम बात करें कोटेशन की। अगर शॉर्ट कोटेशन है, कोटेशन उसने जो बात की है ना, शॉर्ट कोटेशन है, तो शॉर्ट कोटेशन में हम क्या करोगे? जी, शॉर्ट कोटेशन में हम क्या करेंगे? अगर शॉर्ट कोटेशन है तो आप उसने जो बात की है ना, जो कोटेशन है, हम उसको लिखेंगे और इसमें क्या करेंगे? कोटेशन मार्क पुट करेंगे। क्या करेंगे? जिस तरह हमने वो एग्जांपल लेकर गया था कि सेल्फ स्टडी इज नॉट हेल्पफुल फॉर एमसीक्यूज, तो ये शॉर्ट कोटेशन है ना, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे? सिर्फ कोटेशन मार्क आपने फिट करने हैं, कोटेशन मार्क। लेकिन अगर आपके पास जो कोटेशन है वो लार्ज लॉन्ग कोटेशन हो, कितना लॉन्ग्स? मोर 40 और मोर देन 40 वर्ड्स। अगर 40 वर्ड से ज्यादा हो फिर हम क्या करेंगे? जी, हाँ, फिर इसमें आप ये करोगे ना, क्या करोगे? नहीं, ये कोटेशन की बात हो, वो तो टाइटल वर्क की बात हो रही थी, तो उसके टाइटल को हम यहाँ मतलब इटैलिक कर रही थी, अंडरलाइन कर रही थी। ये कह रहे कि अगर किसी ने बहुत लंबी बात की है कि सेल्फ स्टडी इज नॉट हेल्पफुल फॉर एमसीक्यूज बिकॉज व्हेन आई हैव एक्सपीरियंस दिस, और फिर कह रहे हैं कि नहीं, बट दिस इज गुड फॉर द एसीक्यूज, ठीक है, इट कैन सपोर्ट यू एन एसीक्यूज बट कांट सपोर्ट एन एमसीक्यूज। बहुत लंबी कहानी उसने बताई है, आप उसकी सारी बात को कोट कर रहे हैं। यहाँ पे कोटेशन का मतलब क्या है? उसकी बात को कोट करना। तो अगर 40 वर्ड से ज्यादा है कोटेशन, तो फिर ये कोटेशन मार्क जो है आप उसको रिमूव करें। पहली बात तो ये करें, इसको रिमूव करें। दूसरा क्या करें? इंटेंडेशन, इंटेंट, इंटेंडेशन। इंटेंट का मतलब क्या है कि आप देख, ये पैराग्राफ यहां पे खत्म हो गया है, आप कुछ लिख रहे हो, ठीक है, आपने एक कुछ लिख दिया, आपकी पैराग्राफ यहां पे खत्म हो गई है, ठीक है। आप न्यू पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हो, जो न्यू पैराग्राफ आप स्टार्ट कर रहे हो उसकी कोटेशन 40 या मोर देन 40 वर्ड है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप उसको कोटेशन मार्क्स में लिख नहीं सकते, कोटेशन मार्क को आप रिमूव करोगे और आप यहां से स्टार्ट करोगे,
पहला सेंटेंस, पहला, फिर बाकी जो है वो यहां से वापस स्टार्ट होंगे। क्लियर? यहां पे खत्म हो जाएंगे तो यहां पे फिर आपने उसका वो देना है, मतलब रेफरेंस साइटेशन। ठीक है, क्लियर? तो उसको कहते हैं अगर 40 से ज्यादा है, लॉन्ग वर्क है, लार्ज वर्क है, तो कोटेशन मार्क को आप रिमूव करोगे। इसके बाद आप इंटेंड करोगे अपने पैराग्राफ को। कितना इंटेंड करोगे, ये एमसीक्यूज में आता है। हाफ इंच, हाफ इंच आप उसको इंटेंड करोगे। क्लियर? या क्लियर नहीं है? अगर लॉन्ग से 40 से ज्यादा है तो आपकी जो पैराग्राफ जहां से स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट सेंटेंस बाकी सेम आएंगे, उसको आपने इंटेंड करना है किस साइड को? लेफ्ट साइड को, टू लेफ्ट। ये एमसीक्यूज में आता है कि फ्रॉम लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट, कौन से? तो टू लेफ्ट, लेफ्ट साइड को आपने मर्ज करना है। कितना करना है? 0.5 यानी हाफ इंच आपने उसको इंटेंड करना है। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? चलो आपके उसमें देख लेते हैं स्लाइड्स में। सही है, अगर हमने कोई चीज मिस की है तो हम ट्राई करेंगे कि हम उसको कवर कर रहे। क्लियर? एक हम ओवरऑल जो ओवरव्यू है वो दे देते हैं कि एपीएस स्टाइल में आपकी टेक्स्ट किस टाइप की होनी चाहिए। इसके बाद हम स्लाइड को रीड करेंगे। स्लाइड में अगर किसी चीज़ को हमने मिस की है, किसी ऑब्जेक्टिव को, तो हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। देन इन नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रेफरेंसेस एंड टेक्स्ट साइटेशन खत्म हो जाएंगे। जो एपीएस स्टाइल है ना, उसमें मैंने आपको पहले बताया है कि आपकी जो फॉन्ट है, आपकी जो फॉन्ट साइज है एपीए में जो फॉन्ट साइज है वो कितने होनी चाहिए? 12 होनी चाहिए। फॉर द हेडिंग एंड सब हेडिंग एंड फॉर ईच एंड एवरीथिंग 12 होनी चाहिए। जो फॉन्ट स्टाइल है वो क्या होनी चाहिए? वो न्यू रोमन होनी चाहिए, न्यू रोमन। जो स्पेस है, स्पेस कितने होनी चाहिए? स्पेसिंग ये 2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 2। ठीक है, ये कहाँ से हम करते हैं मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ से हम स्पेसिंग करें। स्पेसिंग का मतलब ये नहीं है कि आप उसको कर दें। ठीक है, और ये जो इंटेंट है ना, ये अगर आप 3 बार अगर वो आप स्पेस दबाओगे तो ये हो जाएंगे। सही, या 1 टैप दबाओगे तो ये हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो ये स्पेसिंग की बात हो रही है। इसमें एंड नोट और फुट नोट को इतना इनकरेज नहीं किया जाता, लेकिन आप फिर भी आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर आपकी कहाँ पे होनी चाहिए? राइट साइड पे आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हम स्लाइड में देख लेते हैं। अगर कोई चीज़ हमने मिस की है तो फिर हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्लाइड को ऑन करें। ठीक है, अभी हम सिर्फ स्लाइड को रीड करेंगे। जहां पे हमने कोई ऑब्जेक्टिव मिस किया है सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज नो नीड फॉर डिस्कशन। सही है। सो ये एंटिक साइटेशन की हम आज ने बात की। एपीए अमेरिकन जो साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है। ठीक है जी, नेक्स्ट ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव को आप कह सकते हैं कि जो एंटिक साइटेशन है उसको अकॉर्डिंग टू द 6 एडिशन, लेकिन मैंने जो आपको पढ़ाया इट्स अकॉर्डिंग टू द 7 एडिशन। जाइए नेक्स्ट जाइए चुने। देख वाई एपीए, एपीए को हम क्यों लेते हैं? ठीक है, वाई एपीए। सो डिफरेंट प्रोफेशन जो है वो डिफरेंट मैनुअल्स को यूज करते हैं। जिस तरह मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है एमएलए, ये इंग्लिश स्टडीज और फॉरेन लैंग्वेज के लिए यूज होते हैं। इसी तरह जो एपीए है अमेरिकन जो साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है वो सोशल साइंसेस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं, नर्सिंग के लिए यूज होते हैं। और जो शिकागो है इट्स यूज फॉर द हिस्ट्री, आर्ट और साइंसेस के लिए। ठीक है, इसीलिए व्हाट इट डज मीन टू क्रेडिट सोर। क्रेडिट सोर का मतलब क्या है? मैंने आपको कहा कि जब आप किसी भी इंडिविजुअल को देख, एंटिक साइटेशन में क्या है, क्रेडिट का मतलब यह है कि किसी भी ऑथर को आप उसकी ओरिजिनल जो वर्क है उसके लिए आप उसको एक्नॉलेज करते हो, आप उसको क्रेडिट देते हो कि ये उसका काम है। एंटिक साइटेशन जब आप प्रेजेंट करते हो वही इंफॉर्मेशन जो किसी को आप क्रेडिट दे रहे हो, एंड द बॉडी ऑफ योर पेपर, जो आपकी बॉडी योर पेपर जो टेक्स्ट के बीच में आप दे रहे हो, सो दिस इज एंटिक साइटेशन है। और रेफरेंसेस लिस्ट जब आप एक सेपरेट पेज एट द एंड ऑफ योर वर्क आप देते हो तो उसको रेफरेंसेस कहते हैं। द एंटिक साइटेशन एंड रेफरेंसेस लिस्ट शुड क्रेडिट द एग्जैक्ट सेम सोर्सेज। इसका मतलब क्या है? जो एंटिक साइटेशन में है वही आपके रेफरेंसेस लिस्ट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एंटिक साइटेशन में कोई और
के सोर्स आप दे रहे हो और जो रेफरेंसेस है उसमें किसी और की सोर्स आप दे रहे हो। ऊपर आप बात कर रहे हो कि ये बात गुलजमान ने की है, नीचे आप यासर के नाम दे रहे हो, ऐसा नहीं है। जो एंटेक्स साइटेशन में है सेम वही एग्जैक्ट सोर्स रेफरेंसेस में भी होगा। वाई, क्यों देते हैं, क्यों क्रेडिट देते हैं? मैंने कहा कि आप एक्नॉलेज करते हो अथर्स को फॉर देयर आइडिया, आप अवॉइड करते हो प्लेजरिज्म को, इंक्रीज करते हो अपनी कार की क्रेडिट जो काम है उसकी क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को, आप ज्वाइन करते हो ऑनगोइंग एकेडमिक डिस्कशन स्टार्ट होते हैं ना, एक डिस्कशन होते हैं और बिकम अ पार्ट ऑफ द प्रोफेशनल कम्युनिटी आप बन जाते हो। मैंने डिस्कस किया था। एनी इंफॉर्मेशन, कौन से इंफॉर्मेशन आप दोगे उसका क्रेडिट दोगे, कौन से इंफॉर्मेशन के लिए आप मतलब क्या है साइटेशन दोगे। सो एनी इंफॉर्मेशन डेट यू लर्न फ्रॉम अनदर सोर्स इंक्लूडिंग जो फैक्ट है, स्टेटिस्टिक है, ओपिनियन है, थ्योरीज है, फोटोग्राफ्स है, चार्ट है, जो भी है, बट क्रेडिट दो सोर्स व्हेन यू मेंशन देयर इंफॉर्मेशन इन एनी कोटेशन या समराइज, या फिर आप उसको समराइज फॉर्म में या फिर प्रेजिंग करते हो, जो भी करते हो। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि इंफॉर्मेशन जैसे कॉमन नॉलेज, बहुत ज्यादा कॉमन नॉलेज हो, सही है, तो आप उसको नहीं दे सकते। जी, मैंने एग्जांपल भी दी थी। एपीए साइटेशन क्या है कि बेसिस क्या है कि व्हेन यूजिंग एपीए फॉर्मेट फॉलो द अथर डेट मैटर। मैंने आपको कहा कि अथर डेट मैटर का मतलब क्या है। इन द टेक्स्ट साइटेशन की बात हो रही है, इन टेक्स्ट साइटेशन की बात हो रही है, ठीक है। दिस मीन दैट द अथर लास्ट नेम एंड द ईयर of publication for the source should be appear in the text. For example, Johns, 1998, और फिर इसको एक ब्रैकेट में आपने बंद कर दिया। कंप्लीट रेफरेंसेस जो है फिर वो बाद में उसको करेंगे। जी, नेक्स्ट। एंटेक्स कौन से वर्ड को हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं और अंडरलाइन कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि ऑलवेज कैपिटलाइज प्रॉपर नाउन, जितने प्रॉपर नाउन है उसको हम कैपिटलाइज करते हैं, इंक्लूडिंग ऑथर नेम और उसकी इनिशियल। फॉर एग्जाम्पल डी जॉन्स है तो डी अर्सो ये इनिशियल है उसको भी कैपिटलाइज करें, और जॉन्स का जे है उसको भी कैपिटलाइज करें। इसके अलावा द टाइटल ऑफ आर सोर्स वर्ड इन योर पेपर, जितनी भी वर्ड है आपकी उसमें, जिस तरह मैंने कहा ना A3 वर्ड है ना, अमेरिकन अलग है, साइकोलॉजिकल अलग है, सिचुएशन, तो P भी कैपिटल होनी चाहिए, A भी कैपिटल होनी चाहिए और दूसरा A भी कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। सोर्स, हाँ, अगर लार्जर वर्क हो, बहुत ज्यादा लॉन्ग ग्रेटेस्ट वर्क हो, तो फिर उसको हम क्या करोगे जी, नेक्स्ट जाए, इसको आप फिर इटैलिक करोगे जी, नेक्स्ट। व्हेन कैपिटलाइज टाइटल कैपिटलाइज बोथ वर्ड इन द, मैंने कहा ना हाइफेनेटेड कंपाउंड्स की जो वर्ड होते हैं, जिस तरह नेचुरल, इसके बाद ये क्या है, स्लैश है, इसके बाद बी जो आ रहे हैं, इट शुड आल्सो बी कैपिटलाइज, ठीक है। कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड आफ्टर अ डैश और कोलन, कोई डैश है या कोलन है या कोई पेरेंट है, इसके बाद जो फर्स्ट वर्ड आता है इट शुड बी कैपिटलाइज, ठीक है। देख, कोलन के बाद क्या है, डिफाइनिंग फ्लेम, ये यहाँ पे कोलन आया है, कोलन के बाद क्या है, टी है, तो टी क्या है, कैपिटलाइज है, सही है जी। इटैलिक कब करते हैं या अंडरलाइन कब करते हैं, जब लॉन्गर वर्क हो, सच एज बुक्स हो या एडिटेड कलेक्शन हो, कोई मूवीज हो, कोई टेलीविजन सीरीज हो, ड्रामा आप लिख रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट्रीज आप लिख रहे हो, कोई एल्बम्स है, ये सारी जितनी भी वर्क है उसको आप या अंडरलाइन या उसको इटैलिक आप कर सकते हैं जी। अगर शॉर्ट है या खूबहू आप उसके वो करते हैं, तो पुट कोटेशन मार्क्स अराउंड द टाइटल ऑफ द शॉर्टर वर्क, सच एज अ जर्नल है, आर्टिकल है या जो भी है। लेकिन अगर कोई शॉर्ट वर्क है तो उसके इर्द गिर्द आप क्या करें, टाइटल, जो इसकी टाइटल है उसके इर्द गिर्द आप क्या लगा रहे, कोटेशन मार्क। जिस तरह ये है कि वन वियर क्या है, चिल्ड्रन कांट क्राई, तो ये एक शॉर्ट टाइटल है, तो देख ये द से शुरू होता है और क्राई पे खत्म हो जाता है, तो उसको कोटेशन मार्क्स में बंद किया है जी। अगर लॉन्ग से तो फिर तो आप उसको शॉर्ट कोटेशन, मैंने आपको कहा कि अगर कोई शॉर्ट कोटेशन है तो आप क्या करोगे, इफ यू आर डायरेक्टली कोटिंग फ्रॉम अ वर्क यू विल नीड टू इंक्लूड द अथर्स ईयर पब्लिकेशन, जो अथर डेट मेथड है। फिर आपने क्या करना है, पेज नंबर, हाँ अगर पेज नंबर है तो फिर क्या करोगे, देख जिस तरह हमने बात की थी ना कि अथर डेट, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद दोबारा आपने कॉमा लगाना है डेट के बाद, फिर इसके बाद आपने पेज नंबर के लिए पी लिखना है, क्या लिखना है, पी, पी के बाद आपने कॉमा नहीं लगाना है, डॉट लगाना है, और फिर जिस पेज से आपने बात की है वही पेज आप लिख ले। समझ में आ गई बात, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने कहा ना कि जमान कॉमा 2025, फिर कॉमा, फिर पी पेज नंबर, उसने एक बुक लिखे है और बुक के इस पेज नंबर पे, पेज नंबर 19 पे ये बात है, तो P.19। अगर पेज नंबर नहीं है
तो फिर वहां पे आप उसकी पैराग्राफ भी लिख सकते हैं कि पारा, पैराग्राफ के लिए फिर हम क्या लिखते हैं, PARA, पारा। ठीक है, तो पेज की जगह फिर पारा लिख दे, पारा के बाद क्या लिख दे, डॉट, डॉट के बाद पारा नंबर 2, पारा नंबर 3, पारा नंबर 4, पैराग्राफ नंबर लिख सकते हैं। अगर ऑथर का नेम्स मालूम नहीं है फिर क्या करोगे, फिर इसकी जगह आप उस कंपनी का नाम लिख दे जिस कंपनी से वो रजिस्टर है। अगर कंपनी भी नहीं है फिर आप क्या कर सकते हो, कोई टाइटल लिख दे, उसका टाइटल का एक दो वो लिख दे। अगर टाइटल भी नहीं है तो एनोनिमस लिख दे, क्या लिख दे, एनोनिमस। ठीक है, आप उसको भी लिख सकते हैं। तो ये कह रहे कि अगर शॉर्ट वर्क है और डायरेक्टली कोटिंग कर रहे हो तो आप पेज नंबर भी है, तो देख इस तरह ये एंड में दी होंगे। जाए आप जाए नेक्स्ट जाए, देख अब वही है ना जो हमने पहले लिखा था, जॉन्स 1998, ये क्योंकि अकॉर्डिंग टू जॉन्स है तो ये कौन सा प्रेस है, सिग्नल प्रेस है। तो हमने जॉन्स लिख दिया, डेट को हमने उसमें बंद कर दिया। लेकिन एक बात याद रखिए, चाहे सिग्नल प्रेस हो नॉन सिग्नल प्रेस हो, द पेज नंबर विल बी एट द एंड, वो एंड में आएंगे। तो देखिए सारे लिख दिया, फिर आपने जैसे कोटेशन खत्म हो जाते हैं फिर आप पेज नंबर लिखते हैं, P.199 पे है। लेकिन अगर ये नॉन सिग्नल प्रेस है तो फिर सारे आपके सारे मतलब जॉन्स 1999 P.199 ये सारे एंड में आ जाएंगे ब्रैकेट में जी, होंगे यहाँ पे जाए जी। ये है, ये देख वही है। लेकिन देख शी स्टेटेड, यहाँ पे किसने बात की है, कौन है आप जानते हो उसको, अननोन है ना, मतलब यू डोंट नो अबाउट द ऑथर। तो ये सिग्नल प्रेस है नहीं है ना। तो कहते हैं कि स्टूडेंट्स often had difficulty using APS स्टाइल, ये बात उसने की है। जैसे कोटेशन खत्म हो जाते हैं वहां से आपने स्टार्ट किया, किसने बात की थी, जॉन्स। कब किया था, 1999, कौन से पेज नंबर पे, 199। क्लियर। अगर ये पेज नंबर नहीं है, अगर पेज नंबर मिस है तो फिर इसकी जगह पैराग्राफ लिख सकते हो, पारा, PARA, और फिर वही सेम होंगे जी। हाँ, प्लेस डायरेक्ट कोटेशन, अगर आपके पास 40 वर्ड या 40 वर्ड से ज्यादा है तो फिर क्या करोगे, सबसे पहले आपने ओमेट करना है कोटेशन मार्क को आपने रिमूव करना है, जिस तरह मैंने आपको बताया ना अभी। फिर आपने क्या करना है, आपने इंडेंट करना है। कितना इंडेंटेशन आपने करना है, इंडेंटेशन आपने करना है हाफ इंच, 1 द लेफ्ट मार्जिन। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन द सेम प्लेस you would begin a new paragraph, types the entire quotations on the new margin and indent फर्स्ट लाइन ऑफ द एनी, सब सिर्फ एक ही जो फर्स्ट लाइन है ना उसने आपको एडेंट करना है, जिस तरह मैंने आपको बता दिया। सारे पैराग्राफ में अपने उसको एडेंट नहीं किया करना है। ठीक है, और डबल स्पेसिंग होनी चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया कि सब में डबल स्पेसिंग हो जी। देख एक पीछे आए, वापस पीछे आए, ये है एंडेंट जी, जाइने, लेकिन ये इस साइड पे। एंटेक साइटेशन क्या है, ऑथर्स, अगर ऑथर्स हो, ये मैंने अभी बता दिया ना, अगर एक से ज्यादा ऑथर्स हो। APS style has a series of important rules and are using author name as a part of the author's date system. There are additional जो रूल है, इसको क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स, ये सोर्स विदाउट पेज नंबर, तो इसके लिए हम पारा लिखते हैं। जाए आगे देख, अगर वर्क बाय 2 ऑथर है तो दोनों लिख दे, अगर सिग्नल है तो AND वाले लिख दे, अगर सिग्नल नहीं है तो वो 8 वाला लिख दे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि ऑथर नेम ऑफ बोथ ऑथर एंड द सिग्नल प्रेस आर एंड द जो ब्रैकेट में होते हैं तो उसको पैरेंथेसिस कहते हैं। ईच टाइम यू साइट द वर्क यूज द वर्ड एंड बिटवीन द ऑथर्स एंड द टेक्स्ट एंड यूज द, ये क्या है इंपॉर्टेंट, जो मैंने 8 आपको बता रहे जो सेंटेंस है जी, नॉन सिग्नल के लिए जी। देख इसको देख सकते हैं आप, वापस आए, देख ये क्या है कि रिसर्च बाय, 2 नेम है तो दोनों को सिग्नल प्रेस है तो एंड लिखा है, एंड में नॉन सिग्नल में उसने वो उन दोनों को किस चीज पे लिखा है जी। अब 3 to 5 है तो मैंने कहा था कि फर्स्ट टाइम आप सारी लिख दोगे और नेक्स्ट टाइम आपने ओनली द फर्स्ट ऑथर लास्ट नेम लिखना है और इसके बाद आपने एट ऑल लिखना है। समझ में आ गया, इसमें कोई याद करनी है जी। नेक्स्ट हाँ, अगर 6 या ज्यादा है तो फर्स्ट टाइम ही आपने क्या करना है कि फर्स्ट ऑथर के लास्ट नेम लिखना है और इसके बाद आपने एट ऑल लिखना है, जिस तरह हारिस एट ऑल डॉट ये और फिर और
सिग्नल प्रेस जी। ये कह रहे हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी हो, कोई और हो आतर की बजाय, तो आप उसकी आतर की जगह आप उसकी नेम लिखिए। फॉर एग्जांपल KMU, आतर नहीं है तो आप KMU लिख दे। आप API लिख रहे हो ना, तो API क्या है? आतर है नहीं है ना, ये जर्नल की नेम है, ठीक है जी। हाँ, एक बात याद रखिए, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल KMU, अगर बहुत ज्यादा वेल नोन है तो फिर तो आप इसके डायरेक्ट एब्रिविएशन लिख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो पहले आप उसको लिख दे। फर्स्ट टाइम जब आप लिख रहे हो ना, तो आप पूरा लिख दे कि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, या मैं एक आपका एग्जांपल है, खैबर KMU तो खैर वेल नोन एब्रिविएशन है, लेकिन मेटेक कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, मैं लिख रहा हूं कि मेटेक कॉलेज ऑफ नर्सिंग। सो फर्स्ट टाइम मैं क्या लिख दूंगा? पूरा लिख दूंगा कि मेटेक कॉलेज ऑफ नर्सिंग, और इसके साथ मैं एक और ब्रैकेट बना दूंगा, इसमें उसका एब्रिविएशन लिख दूंगा कि MCN, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं लिखूं मेटेक कॉलेज ऑफ नर्सिंग की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट MCN लिख दूंगा। समझ में आ गई? आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे हो, फर्स्ट टाइम आप उस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नेम लिख दे, आतर की बजाय, आतर की जगह अपनी नेम लिख दे। नेम जैसे लिख दो कि जिस तरह मेटेक कॉलेज ऑफ नर्सिंग एक और दरमियाना ब्रैकेट शुरू करे, ठीक है। उसके अंदर आप उसका एब्रिविएशन बना दे MCN, फिर इसके बाद कॉमा 2025 और ब्रैकेट में बंद कर दे। नेक्स्ट टाइम जब मैं लिखूंगा, मैं मेटेक कॉलेज ऑफ नर्सिंग नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा MCN.2025 और ब्रैकेट में बंद कर दूंगा। क्लियर? तो ये वही बात है कि यहाँ पे देख, यहाँ पे देख, यहाँ पे उसने क्या लिखा है, फर्स्ट टाइम ये लिख रहा है ना, तो ये कह रहा है कि मदर अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग, ये फर्स्ट टाइम लिखा है, तो उसने पहले उसका वो लिख दिया, फिर दरमियाना ब्रैकेट शुरू किया, उसने क्या एब्रिविएशन बना दिया कि मदर का मतलब MA अगेंस्ट D ड्रंक्स और D ड्राइविंग, और फिर उसको कामा 2025। अब जहां भी ये लफ्ज आएंगे ना, मदर अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग, तो ये MADD लिखेंगे। जाए देख, नेक्स्ट टाइम वो क्या लिख रहे हैं, सिर्फ MADD और क्लियर। अगर 2 या ज्यादा काम है एक सेम उसमें आप दे रहे हो, ठीक है, जिस तरह तो मैंने कहा कि कौन सी चीज से आप उसको सेपरेट कर सकते हो, सेमीकोलन से, तो उसने भी ये 2 काम किए, एक 2022 में है और एक उसमें है, ठीक है। तो आप ये दोनों, क्योंकि उसने अल्फाबेटिकल लिखा है तो B पहले लिखा है, आप वर्क के हिसाब से भी लिख सकते हो जी। अगर 2 आतर है विद द सेम लास्ट नेम और आप कंफ्यूज हो, जिस तरह मैंने यासर और मजीद के एग्जांपल दिए, यासर खान और मजीद खान, तो ये कह रहे कि टू प्रिवेंट कंफ्यूजन यूज द फर्स्ट इनिशियल विद द लास्ट नेम, लाइक E जॉनसन एंड L जॉनसन, ठीक है, क्योंकि दोनों जॉनसन सेम नेम है, लेकिन एक से पहले उसका इनिशियल E है, और एक जिस तरह मैंने आपको 2 बता दी कि यासर खान तो Y खान एंड मजीद खान तो M खान, ठीक है, और फिर बाकी चीज वही सेम जी। ये सेम है जी। से अगर विद आउट पेज नंबर है, तो मैंने आपको कहा था कि पेज नंबर की जगह पैराग्राफ लिख दे। पैराग्राफ के लिए आप क्या लिख सकते हो, पारा, PARA पारा, और .5, पैराग्राफ नंबर 5 में ये बात उसने की है जी। सेम है जी, सेम है। थैंक यू सो मच, ठीक है। तो यहाँ तक अगर कोई आई थिंक मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव होता जो हमने डिस्कस नहीं किया था। हाँ, पेज को हमने नहीं किया था और पैराग्राफ को हमने नहीं किया था। तो पेज, अगर पेज नंबर है तो आप पेज नंबर मेंशन कर सकते हैं। पैराग्राफ है आफ्टर द डेट, देख आफ्टर डेट को आप जुदा नहीं कर सकते, ये लैला मजनून की तरह कहानी है, इन दोनों को आप जुदा नहीं कर सकते, बीच में नहीं आ सकते, बाद में आ सकते हैं। तो आफ्टर डेट को आपने 100% लिखना है। डेट के बाद अगर पैराग्राफ है तो आप P.O लिख दे, पैराग्राफ नहीं है तो पारा लिख दे, आप दोनों को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो सो यू कैन आस्क मी, अगर नहीं है तो नेक्स्ट एक और वीडियो इस एंटेक्स साइटेशन पे मैं बनाऊंगा, और मैं उसमें प्रैक्टिकली आपको दोनों तरीकों से जो है ऑनलाइन सोर्स से हम उसको कर लेंगे, किस तरह अपनी एंटेक्स साइटेशन करने हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग मी।